फंड रेजिंग की जो है वो बुनियाद रखी। बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो ये होता था कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादन से पैसे लेके अपने सियासी मुखालफतों की हुकूमतें गिराने की कोशिश करते थे, चाहे वो बेनज़ीर की हुकूमत हो। मौलाना फजल रहमान लीबिया से पैसे लेकर अपनी पार्टी के सेक्रेटेरिएट बना लिया करते थे। आज भी जाएँ पेशावर के अंदर उनके उस सेक्रेटेरिएट के ऊपर लीबिया की तख्ती जो है वो लगी हुई है। लेकिन इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से फ़ंड रेजिंग जमा की, जो नया पाकिस्तान के एक खुददार इस्लामी फलाही रियासत बनाने के नज़रिए के साथ खड़े। उन्होंने हमें फ़ंड दिया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आज मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, जितनी बुक कीपिंग यानी कि जो खातों का रिकॉर्ड, जो ऑडिटर्स, बेस्ट ऑडिटर्स, टॉप 10 QCR रेटेड ऑडिटर्स हमारे हैं, वो ना नून लीग के पास है ना पीपल्स पार्टी के पास हैं। पिछले 2018 मार्च से यानी 4 साल से केस चल रहा है पीपल्स पार्टी नून लीग का, अभी तक वो स्क्रूटनी कमेटी के पास पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने 5 महीने बाद फाल हुई है। उसके बाद फिर 30 अप्रैल की डेट पड़ गई है, तो भी पीपल्स पार्टी के 64 करोड़ का नून लीग का हिसाब है, 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब है। 10 जाली अकाउंटों का जवाब उन्होंने देना है, 12 अकाउंटों का नून लीग ने जवाब देना है। तो बुनियादी तौर पर हमने अपना रिकॉर्ड भी सामने रखा। आज हमारे वकील साहब ने जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जिन कवानीन की डेफिनेशन को मुनासिब अंदाज से पेश नहीं किया गया था, उनके ऊपर भी बात की है और अपने केस को बेहतरीन अंदाज से जो है वो आर्गू किया है। आइंदा तारीख में भी हम आर्गू करेंगे और हम यहीं पे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। लेकिन कौन नहीं भागता है हर बार तारीखों के पीछे, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। तो मरियम, हिम्मत करें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। बिलावल, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत करें, आएँ इलेक्शन कमीशन में, अगली हेयरिंग के अंदर अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ। यहाँ पर जिस बंदे को आप खड़ा करते हैं वो तो आज आपका इजी लोड पे चलने वाला बंदा है, तो ख़ुद सामने आए ना। क्योंकि पिछली हेयरिंग पे तो मरियम औरंगज़ेब भी आ गई थी, उससे पिछली हेयरिंग में एहसन इकबाल भी आ गए थे। ज़रा मरियम भी सामने आ जाए, अकबर एस बाबर के जो सही आका हैं वो सामने आए, खुल के आएँ। हमारा मुकाबला उनके साथ है, अकबर एस बाबर की कोई हैसियत नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर आज हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, पाकिस्तान का आइनी इदारा है। बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन कमीशन ने तैयार रहना है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से। अगर कोई ज़मीनी इलेक्शन आता है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। अब आपके इल्म में है कि हालिया दिनों में जब असम्बलियाँ तहलील हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, उस वक्त एक बयान सामने आया कि अक्टूबर से पहले जो है वो इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। हमने 2017 की जो मरदमशुमारी थी, जो सेंसस था, उसकी बेस के ऊपर 2018 की हल्का बंदियाँ हुई और उसके अंदर हमने एक फुल स्टाफ भी चेंज नहीं किया। उसी को जो इंटरम मरदमशुमारी थी उसी को CCI ने जो है वो अप्रूव किया। फिर एक सूबे का एतराज़ था, वो असम्बली के जॉइंट सेशन में गया, वहाँ से भी क्लियर हो गया। अब अगर हल्का बंदियाँ करनी दरकार है जो कि फाटा की वजह से, तो वो इतना बड़ा को प्रोसेस नहीं है, कोई नंबर्स चेंज होने। वो किसने करनी है, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी आइनी ज़िम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अब ये नहीं हो सकता कि आज ऐलान हो जाए और आइन कहता और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करने हैं और आप कहें कि हम 7 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो उस वक्त फिर बहुत सारे पाकिस्तान की आवाम के जहनों के अंदर सवालात जो हैं वो उठते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर आइनी इदारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको हर वक्त हमातन तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारा फ़ख्र है वो हर वक्त उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये तो नहीं सोचेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे ऊपर को हमला कर गया। इसी तरीके से इसी तरह ज़िम्मेदारी है, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 17 के अंदर लिखा हुआ है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है साफ़ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस तरह एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो नाफिज किया गया है, एक ऐसा क्राइम मिनिस्टर बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर लाकर बिठाया गया है जिसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है।
कल भारत और अमेरिका से बयान आता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। आज तक हमारे मुल्क से जो क्राइम मिनिस्टर बैठा है उनकी कांपे टांग रही हैं, वो जवाब देने के काबिल ही नहीं है। यानी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पैदा हो रही कि वो उसका जवाब दें, क्योंकि ये तो डू मोर के लिए लाए गए हैं, ये तो उनकी प्रॉक्सी हैं, ये तो वो जो कहेंगे उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, इनके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, बेसिस दिए हुए थे, ब्लैक वाटर यहाँ पर आई हुई थी, किस तरह वीज़े जारी किए गए थे, ये किसी को भूल चूक है। और आप ये देखें कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बड़ा शोर डल गया। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया? क्योंकि वो गुलामों को वो लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर जो गुलाम हैं उनके बैरूनी ताकत के, उनको वो लफ्ज़ पसंद नहीं आया। वो तो कहते हैं जी हम भिखारी हैं, हम जो है वो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो इसी सोच को मुस्तरद करने के लिए पाकिस्तान की आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले इमरान खान के साथ, और आज उसका अमली मुजाहरा पेशावर की जो अवामी राब्ता मुहिम है उससे होने जा रहा है। और हमारा एक ही मुतालबा है, फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात इस मुल्क के अंदर ज़मानत है मुल्क की सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए। ये जो कंपनी है ये पहले रोज़ ही डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, ये नाकाम हुकूमत हो चुकी है। जिस क्राइम मिनिस्टर को पहले रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस के इत्तेहादियों के चक्कर लगाने पड़ जाएं तो उसकी कोई अखलाकी ताकत उसके पास मौजूद नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाना है। और हर पाकिस्तानी इस वक्त कह रहा है, पुकार रहा है कि मेरा वोट कराओ। ये कहते थे ज़मीर फरोशों का वोट कराओ, पाकिस्तानी कह रहे हैं हाँ इलेक्शन के अंदर मेरा वोट कराओ, मैंने फैसला करना है, मैं जमहूर हूँ, मैंने बताना है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कौन होगा। और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिप्टी स्पीकर ने काबीना के बाद जब डीक्लासीफाई होके वो लेटर धमकी अमेज़ ख़त जिसमें इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से बार बार जिक्र आया और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को इमरान खान की हुकूमत को गिराने के साथ जोड़ा गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के साथ जोड़ा गया, नाकामी की सूरत में धमकी दी गई कि पाकिस्तान को बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उनको ये भी पता था कि कौन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि चेरी ब्लॉसम की हुकूमत आने वाली थी। तो बुनियादी तौर के ऊपर अब वो लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। पाकिस्तान की आवाम अपनी खुददारी के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए ग़ुलामी को मुस्तरद कर चुके हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। हमारा मुतालबा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ दोबारा, कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद कमीशन बने जो इस ख़त की तहकीकात करे। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनके मकसूद चपड़ासी का जवाब उनके पास नहीं है, जो पापड़ वाले फालूदे वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तहादियों के लिए आए हुए हैं, वो क्राइम मिनिस्टर आते साथ जो पहला हुक्म देता है वो अदालती मफरूर जिसको करप्शन के ऊपर सज़ा हुई है, कहता है उसको सफारती पासपोर्ट दे दें। यही वजह है कि हम चोरों की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे निकली हुई है। क्यों निकली हुई है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब चोर आके इक़्तिदार में हुक्मरान बन के बैठेगा तो वो अपने साथ ही बाकी चोरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसहाक डार को भी पासपोर्ट इशू हो रहा है, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, सुरह के पाकिस्तान के डॉक्टर भी रातों रात बड़े काबिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मुमकिन हो गया है, प्लेटलेट्स भी नहीं ठीक होंगे। सुना है कि हकीम लुकमान दोबारा जिंदा होके आ गए इनका इलाज करने के लिए। और बुनियादी तौर के ऊपर इनका इलाज सिर्फ इमरान खान के पास है, और वो इलाज जो है वो अवाम की दवाई के साथ इनका होना है। और ऐसी दवाई अवाम इनको देगी कि ये फिर पाकिस्तान के अंदर जो इनको पेट का दर्द है, यानी जो करप्शन का दर्द है, क्योंकि ये इक़्तिदार में तो आते ही लूट मार करने, उसका इलाज जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। अब पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है कि वो लेटर उनके पास पहुंच गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी थी। शहबाज शरीफ ने वो लेटर असद कैसर स्पीकर की कौमी असम्बली में ऑफ़र के बावजूद नहीं देखा, कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में जाके उन्होंने नहीं देखा। अब वो अगर इन कैमरा इजलास की बात करते हैं
تو اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں. ہم اسے مسترد کر چکے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر آزاد کمیشن بنائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح اس لیٹر کے اوپر بھی غور و خوض ہوگا. جس طریقے سے راتوں کو عدالتیں کھل گئیں, جس طریقے سے جو ہے وہ سو موٹا لیے گئے, اسی جہد کے ساتھ اس کمیشن کو بھی کام کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے, اس کمیشن کو بھی بنایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے بیرونی انٹرونشن کو, بیرونی طاقتوں کی رجیم چینج کی سازشوں کو یہ کمیشن جو ہے وہ ناکام بنا سکتا ہے, اور عوام کے سامنے حقیقی معنوں میں حقائق آنا بہت ضروری. جی اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ مینار پاکستان جو جلسہ ہے وہ جی سے پہلے کرے گی یا بعد میں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو ریزگنیشن کا معاملہ ہے قومی اسمبلی سے, وہاں سے یہ آیا ہے کہ جو تمام جو ریزگنیشن ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں, ان میں کوئی تکنیکی مسئلہ ہے, کوئی شک کا نہیں. دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہہ دیا تھا ہم استعفے دے رہے ہیں. میں نے اپنا استعفیٰ خود ٹویٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر میں نے اضافی نوٹ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں نے بتایا کہ میں کیوں ریزائن دے رہا ہوں. میں بطور احتجاجاً استعفیٰ دے رہا ہوں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف, اس بیرونی سازش کے خلاف. اور ان کو فکر یہ پڑ گئی ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ شاید بہت سارے لوگ ریزائن نہیں دیں گے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ 130 سے زائد لوگ جو ہے وہ ریزائن دے گئے, استعفے دے گئے. اس اسمبلی کے اندر, جس اسمبلی کے اندر بیرونی سازش کے سائے پڑ چکے ہیں, جس اسمبلی کو 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے گدلا انہوں نے کر دیا ہے, اس اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نہیں بیٹھیں گے. اس اسمبلی کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے نکلنے کے بعد. اب فوری انتخابات کروانا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, اور اب الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہ معاملہ آئے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب ان سیٹوں خالی ہونے کے اوپر جو ہے, جو الیکشن کروانے کے اوپر ان کو بڑا وقت درکار تھا, تو اب وہ 100-125 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ ضمنی انتخابات جو ہے وہ کیسے کروائیں گے. تو ایک ہی حل ہے, وہ ہے فوری عام انتخابات. بتائے گا کہ آپ کی وکیل صاحب کے وکیل نے جو دلائل دی, انہوں نے کہا کہ کسی بھارتی شہری سے پیسے نہیں لیے گئے, کیا کسی ایسی شخصیت سے پیسے لیے جو پاکستانی تھے, ہندو تھے, اور بعد میں انہیں بھارتی شہری. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ایک لفظ آیا جی اپنا مسز رومیتا شیٹھی کا آیا. اب ان سے پہلے جو ہے ان کے خاوند کا نام لکھا ہے مسٹر نصیر عزیز احمد, ان کا یہ شناختی کارڈ پاکستانی موجود ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب مریم سے ہدایت نامہ لے کر آئیں گے اکبر ایس بابر, تو وہ کہیں گے جناب وہ جی اسرائیل سے فنڈنگ آ گئی, بیری سی شنیپ. پتہ چلا ہے بیری سی شنیپ ایک امیگریشن فرم ہے امریکہ میں, اس کے اندر جو ہے وہ آصف چودھری کاموکی کا رہنے والا ہے, اس کو سارے جانتے ہیں, وہ ٹی وی پہ بھی آ گیا. اس نے $300 کی فنڈنگ دی تھی. اب $300 کی فنڈنگ سے پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ عمران خان نے ایسا کام کر دیا جس سے جو ہے وہ ملک کی سالمیت داؤ کے اوپر لگ گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی جو 90 لاکھ پاکستانی ہیں وہ $30 ارب پاکستان کو سالانہ بھیجتے ہیں, یعنی کہ $18 ارب آتا تھا نون لیگ کی حکومت میں. جب عمران خان کی حکومت آئی تو اوورسیز پاکستانیوں نے 3 سال کے اندر $12 ارب کا اضافہ کیا, تقریباً اس کے اندر 60% اضافہ ہوا فارن ریمیٹنسز کے اندر. تو لہٰذا یہ باتیں کہنا یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈسکریڈٹ کرنے والی باتیں. بہت شکریہ.